हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपीसी एकेडमी। तो सीपीसी एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम क्या कर रहे थे, हम एक टारगेट एग्ज़ाम लेके आए हैं यूपी पैट 2022 का, जो कब होना है, सितंबर 2022 में होना है, 18 सितंबर को। तो उसकी हम वीडियो लेके आए हैं, जिसकी हमने पहली क्लास हमने क्या कर ली थी, कंप्लीट कर ली थी। तो आज कौन सी वीडियो है, आज हमारी सेकंड मतलब दूसरी वीडियो है, और उसमें हम क्या करेंगे, हिस्ट्री की वीडियो स्टार्ट करेंगे। किसकी वीडियो स्टार्ट करेंगे, हिस्ट्री की वीडियो स्टार्ट करेंगे। और हिस्ट्री की वीडियो में हम देखेंगे कि क्या क्या हमारा सिलेबस है। पहले हिस्ट्री की वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या हमारा सिलेबस है। तो अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो हिस्ट्री में जो यूपी पैट के एग्ज़ाम में सिलेबस है, तो सिंधु घाटी सभ्यता है, वैदिक सभ्यता है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, मौर्य वंश है, गुप्त वंश है, हर्षवर्धन, राजपूत काल, मुगल शासन, मराठा और ब्रिटिश शासन है। ठीक, तो ये सारे जो है टॉपिक, ये हमारे क्या हैं, हिस्ट्री में आएंगे। और कितने नंबर के आएंगे, 5 नंबर के हमारे ये सारे टॉपिक आएंगे। कितने नंबर के, 5 नंबर के। ठीक, तो इतना सारा हमें कवर करना है इस वीडियो में। तो इस वीडियो में नहीं, मतलब आगे वीडियो में, इस वीडियो में कितना कवर करेंगे, सिर्फ और सिर्फ सिंधु सभ्यता कंप्लीट करेंगे। इसमें क्या कंप्लीट करेंगे, तो सिंधु सभ्यता के बारे में जानेंगे कि सिंधु सभ्यता है क्या और इसका विस्तार कैसा है। और अगर आपने ये वीडियो देख ली तो यूपी पैट के एग्ज़ाम में सिंधु सभ्यता से अगर कोई क्वेश्चन आया तो वो इस वीडियो के अंतर्गत मिलेगा। इस तरह से ये वीडियो तैयार की गई है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल कंपटीशन पेपर क्रैकर्स मतलब सीपीसी एकेडमी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाले लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले और आप इसका क्या उठा पाए, एग्ज़ाम में बेहतरीन तरीके से लाभ उठा पाए, जो आपका एग्ज़ाम होगा 18 सितंबर को। ठीक, चलो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं सिंधु सभ्यता पर। तो पहला सिंधु सभ्यता है, और जैसे पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की कौन सी 2 प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की कौन सी 2 प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं, तो गेहूं और जौ हड़प्पा सभ्यता की क्या हैं, 2 प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं। ठीक, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वाधिक हड़प्पा कालीन स्थलों का पतन कहाँ, मतलब जब स्वतंत्र हो गया भारत, उसके बाद सबसे ज़्यादा जो स्थल खोजे गए हैं वो कहाँ पर खोजे गए हैं, तो गुजरात में सबसे ज़्यादा स्थल गिरे हैं आपके सिंधु सभ्यता में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा कालीन शहरों में नगरों को किस प्रकार बांटा जाता था, तो आयताकार नगरों में बांटा जाता था, किसके, सिंधु सभ्यता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव सभ्यता को संध्या काल में किन 2 चुनाव चिन्हों द्वारा प्रतीक किया गया है, तो गेहूं और कपास। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके सिंधु सभ्यता में। लेकिन मैंने इस तरह से तैयार ना कर जैसे कि एमसीक्यू के माध्यम से तैयार न करके मैंने किसी और तरीके से आपको ये अच्छी तैयार करी है, जिससे कि आपको क्या मिले, क्वेश्चन आपको 100% सिंधु सभ्यता के। तो स्टार्ट करते हैं अब सिंधु सभ्यता। ये तो मैंने बिल्कुल बेसिक बताया कि जैसे किसी एग्ज़ाम में क्या है आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे देखो, पहला चीज़ है कि सिंधु सभ्यता की जानकारी सबसे पहले किसने दी, चार्ल्स मेसन ने दी थी। तो अगर आपसे पूछे कि सिंधु सभ्यता की सबसे पहले जानकारी किसने दी, तो चार्ल्स मेसन ने 1826 में दी थी। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक, उसके बाद सिंधु सभ्यता जो है वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैली हुई है। तो जो सिंधु सभ्यता है वो कितने किलोमीटर पर है, तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल पर फैली हुई है। सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि सिंधु नदी पर पाई गई सभ्यता थी, इसीलिए इसे क्या कहता है, सिंधु सभ्यता। ठीक, उसके बाद सिंधु सभ्यता का जो नामकरण है वो किसने दिया, तो जॉन मॉर्सल ने दिया था। मतलब जानकारी चार्ल्स मेसन ने दी, लेकिन सिंधु सभ्यता का जो नामकरण दिया है वो किसने दिया है, तो जॉन मॉर्सल ने सिंधु सभ्यता का नामकरण दिया। ठीक, सिंधु सभ्यता की जो पहली खुदाई किसने की थी, तो दयाराम साहनी ने की थी। इन्होंने हड़प्पा खोदी थी, जो इस टाइम पाकिस्तान का मांडगोबरी ज़िले में स्थित है, और दयाराम साहनी ने इसकी पहली खुदाई करी थी। तो सिंधु सभ्यता की खुदाई सबसे पहले किसने की, तो दयाराम साहनी ने की। ठीक, उसके बाद पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता का आकार कैसा है, तो सिंधु सभ्यता जो है वो त्रिभुजाकार है। कैसा आकार है, त्रिभुजाकार। तो जैसे क्या हमने पढ़ा कि सिंधु सभ्यता की जानकारी चार्ल्स मेसन ने दी, 13 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैली हुई है। इसका नामकरण जॉन मॉर्सल ने दिया। सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई दयाराम साहनी ने की, और सिंधु सभ्यता का आकार कैसा है, त्रिभुजाकार। इतना अभी तक हमने पढ़ा। उसके बाद
सिंधु सभ्यता विश्व की पहली सभ्यता है। ये बात बिल्कुल नहीं, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है। तो सिंधु सभ्यता पहली क्या है? नगरीय सभ्यता है। अगर आपसे पूछे कि विश्व की सबसे पहली सभ्यता कौन सी है, तो मिस्र की सभ्यता है। अगर आपसे पूछे कि विश्व की सबसे पहली नगरीय सभ्यता कौन सी है, तो सिंधु सभ्यता है। सिंधु सभ्यता जो थी अपनी नगर नियोजन के लिए भी जानी जाती है। ठीक, उसके बाद सिंधु सभ्यता के उत्तर में मांडा है जो चिनाब नदी पर है, पश्चिम में सुतकेंडोर जो दासक नदी पर है, पूर्व में आलिमगीरपुर और दक्षिण में क्या है आपका दायमाबाद है। मतलब कहने का तरीका क्या है कि सिंधु सभ्यता के उत्तर में क्या है आपका मांडा है। कौन सा है आपका? मांडा है। थोड़ा सा सिंधु सभ्यता के उसमें क्या है? मांडा है। और मांडा किस नदी पर है? तो चिनाब नदी पर है। दक्षिण में क्या है आपका? तो दक्षिण में जो है वो है आपका दायमाबाद। दायमाबाद कहाँ पर है आपका? तो ये है दायमाबाद, इस टाइम महाराष्ट्र में पड़ता है। और मांडा कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ठीक, पूर्व में क्या है? तो जो सिंधु सभ्यता के पूर्व में क्या है? तो पूर्व में आपका है आलिमगीरपुर जो मेरठ के पास पड़ता है। मतलब कहाँ पड़ता है आपका? ये आपका पड़ता है उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो आलिमगीरपुर कहाँ पर है? तो हिंडन नदी पर है। और कहाँ पर पड़ता है? पूर्व में है सिंधु सभ्यता के। पश्चिम में कौन सा है? तो पश्चिम में है सुतकेंडोर। कौन सा है? सुतकेंडोर है आपका पश्चिम में। सुतकेंडोर है। और किस नदी पर है? दासक नदी पर है। और सुतकेंडोर कहाँ पड़ता है आपका? पाकिस्तान में पड़ता है। तो ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है, ये आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, आलिमगीरपुर यूपी में पड़ता है। और सुतकेंडोर कहाँ पड़ता है आपका? तो सुतकेंडोर पड़ता है आपका कहाँ पर? पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक, तो अभी तक हमने जाना ठीक कि सिंधु सभ्यता का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। पूर्व में आलिमगीरपुर, पश्चिम में सुतकेंडोर, उत्तर में मांडा और दक्षिण में क्या है? दायमाबाद है। ठीक, यहाँ तक हमने पढ़ा। उसके बाद हम चलते हैं कि सिंधु सभ्यता का विकास। सिंधु सभ्यता नगरों की एक नगरीय सभ्यता है। जैसे विश्व की सबसे पहली नगरीय सभ्यता कौन सी है? तो सिंधु सभ्यता को कहते हैं। यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, पूर्व से पश्चिम में थी, और जिससे हवा द्वारा, मतलब यहाँ की जो सड़कें थी वो कैसी थी? एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी। और ये सड़कें अधिकतर पूर्व से पश्चिम दिशा में रहती है, जिससे अगर हवा चले तो ये सड़कें क्या हो जाएं? ऑटोमेटिक साफ हो जाएं। ठीक, सिंधु सभ्यता की जो नालियाँ थी वो कैसी थी? ढकी हुई थी। तो सिंधु सभ्यता में जो नालियाँ थी वो कैसी थी? वो ढकी हुई थी। ठीक, बंद थी। उसके बाद अर्थव्यवस्था का, सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था का आधार क्या है? तो कृषि था। और सिंधु सभ्यता में जो व्यापार होता था, वो कहाँ से होता था? तो ये विदेशों से होता था। ठीक, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि विश्व की सबसे पहली नगरीय सभ्यता कौन सी है? सिंधु सभ्यता, जो अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती थी। यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, 90 डिग्री पर काटती थी, और यहाँ की नालियाँ ढकी हुई थी। और इनकी अर्थव्यवस्था का आधार कृषि, मतलब व्यापार और कृषि था। और इनका जो व्यापार होता था वो कहाँ से होता था? विदेशों से होता था। यहाँ तक हमने अभी तक पढ़ा। ठीक, उसके बाद इनका जो समाज था सिंधु सभ्यता का, वो कौन सा था? मातृ समाज सत्तात्मक था। मतलब माता को प्राथमिकता दी जाती थी। जो वंश चलता था वो माता के उस पर चलता था। ठीक, इनकी जो लिपि है सिंधु सभ्यता की वो चित्रात्मक थी। मतलब जो उन्होंने लिखा है वो चित्र बनाकर लिखा है। इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया। इस लिपि को दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता है। मतलब जैसे हम लिखते हैं बाएं से दाएं की ओर लिखते हैं, लेकिन इनकी जो लिपि थी वो राइट से लेफ्ट लिखते थे। और जिन्होंने अभी तक लिखा है सिंधु सभ्यता के जितने भी अवशेष मिले हैं जिन पर लिखा गया है, उनको हम क्या नहीं कर सकते? अभी तक पढ़ नहीं सकते। ठीक, उसके बाद यहाँ पर जो इसकी मोड़ पर, इनकी मोहर पर एक सींग वाले जानवर के चित्र मिलते हैं। तो ये थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, मोहर है ये। ठीक, तो इनकी जो मोहर पर किसके सींग? एक सींग वाले जानवर के सींग मिलते हैं। कोई कहता है बैल के, लेकिन आपको ध्यान रखना है किसके चिन्ह नहीं मिले अब तक इनकी मोहरों पर? तो गाय और शेर के चित्र अभी नहीं मिले। किसमें? सिंधु सभ्यता में। और सिंधु सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे? तो लोहे से परिचित नहीं थे। तो अभी तक हमें याद रखना, इनका जो समाज था वो मातृ सत्तात्मक था। इनकी लिपि जो थी वो भाव चित्रात्मक थी, जिसको अभी तक पढ़ा नहीं गया। और इनको लिखने का ढंग क्या था? वो दाएं से बाएं था।
इनकी जो मोहरों पर एक सींग वाले जानवर के चित्र मिलते हैं और इनकी जो मोहरों पर अभी तक किसके चिन्ह नहीं मिले, तो गाय के चिन्ह नहीं मिले और शेर के चिन्ह मिले। और सिंधु सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे, तो ये लोहे से परिचित नहीं थे। किससे परिचित नहीं थे, लोहे से परिचित नहीं थे सिंधु सभ्यता के लोग। ठीक, उसके बाद चलते हैं आगे। उसके बाद है कि सिंधु सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों पर किसका प्रयोग किया जाता था, तो लाल रंग का प्रयोग किया जाता था। किसका, लाल रंग का प्रयोग किया जाता था सिंधु सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों पर। ठीक, उसके बाद कि सिंधु सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे, लोहे से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध व तलवार से परिचित नहीं थे। और सिंधुवासी ने विश्व में सबसे पहले कपास का उत्पादन किसने किया, तो सिंधुवासी ने किया था। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि इनके जो मिट्टी के बर्तन थे उस पर कौन सा रंग था, लाल रंग था। और किससे परिचित नहीं थे, लोहे से परिचित नहीं थे, युद्ध व तलवार से परिचित नहीं थे। और इन्होंने सबसे पहले कपास का उत्पादक किसने किया, तो सिंधु सभ्यता में सबसे पहले किसका हुआ है, कपास का उत्पादक हुआ है। ठीक, युद्ध से परिचित नहीं थे, लोहे से परिचित नहीं थे, इनकी मिट्टी पर लाल रंग का, बर्तनों पर लाल रंग चढ़ाया जाता था, लगता था। और कपास का सबसे पहले उत्पादन किसने किया, सिंधु सभ्यता ने किया। ठीक, अब देखो जो जो स्थल खोजे गए हैं उनकी बात हम कर लेते हैं। पहले हड़प्पा की बात कर लेते हैं। तो हड़प्पा की खुदाई किसने की, दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा की खुदाई किसने की, हड़प्पा की खुदाई दयाराम साहनी ने की। ठीक, ये रावी नदी के तट पर है। तो कहाँ पर है, रावी नदी के तट पर है आपका कौन, आपका हड़प्पा। तो हड़प्पा जो है आपका वो किस नदी पर स्थित है, तो रावी नदी पर स्थित है आपका हड़प्पा। ठीक, दूसरी चीज़ जो है आपकी, हमने ये देख लिया कि हड़प्पा जो है वो किस नदी पर स्थित है, रावी नदी पर स्थित है। ठीक, उसके बाद ठीक, अब देखो हड़प्पा की खुदाई दयाराम साहनी ने की। हड़प्पा कहाँ पे है, रावी नदी के तट पर है और पाकिस्तान के माउंट गोबरी ज़िले में है स्टैम हड़प्पा। ठीक, यहाँ से क्या क्या मिला, तो हाथी के कपाल मिले थे, यहाँ से अन्नागार मिला है और स्वास्तिक चिन्ह मिले हैं और मातृ देवी की मूर्ति मिली और RS-37 कब्रिस्तान भी यहाँ से मिला। मतलब हाथी के कपाल, अन्नागार, स्वास्तिक चिन्ह, मातृ देवी की मूर्ति और RS-37 कब्रिस्तान कहाँ से मिला है, हड़प्पा से। और हड़प्पा की खुदाई किसने की, दयाराम साहनी ने। हड़प्पा किस नदी पर है, रावी नदी पर है। और कहाँ पर है हड़प्पा इस टाइम, तो पाकिस्तान के माउंट गोबरी ज़िले में है आपका हड़प्पा। उसके बाद हम चलते हैं किस पर, मोहनजोदड़ो पर। तो मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने की है, रासलदास बनर्जी ने की। मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी पर है और सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है आपका मोहनजोदड़ो। यहाँ से हमें क्या क्या मिला, अन्नागार मिला, सूती वस्त्र मिले हैं, तांबे के ढेर मिले हैं और सबसे चौड़ी सड़क कहाँ की थी, मोहनजोदड़ो की थी। ठीक, तो सबसे चौड़ी सड़क मोहनजोदड़ो की थी। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर भी कौन सा है आपका, मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो किस नदी पर है, सिंधु नदी पर है और इसकी खुदाई किसने की थी, रासलदास बनर्जी ने की थी। इतना आपको याद रखना है। और उसके बाद हम पहुँचे चुंदहोदड़ो। तो चुंदहोदड़ो जो है इसकी खुदाई गोपाल मजूमदार ने की है, पाकिस्तान के सिंधु नदी पर है और यहाँ एकमात्र ऐसा शहर है जो दुग्ध रहित है। यहाँ से हमें क्या क्या मिला है, मेकअप सामग्रियाँ मिली और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के चिन्ह मिले हैं आपके चुंदहोदड़ो से। ठीक, तो बहुत बार पूछा गया है कि बिल्ली का पीछा करते हुए जो कुत्ते के चिन्ह हैं वो कहाँ से मिले हैं, तो आपको ध्यान रखना है कहाँ से मिले हैं, चुंदहोदड़ो से मिले। ठीक, उसके बाद रोपड़ पे चलते हैं। रोपड़ जो है ये पंजाब में पड़ता है और सतलज नदी के किनारे स्थित है। तो रोपड़ कहाँ पे है, सतलज नदी पर है और कहाँ पर पड़ता है, पंजाब में। इसकी जो खुदाई है वो यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। किसने की थी, यज्ञदत्त शर्मा ने। और यहाँ से क्या क्या मिला है, यहाँ से मानव के साथ पालतू जानवरों के शव भी मिले। मतलब जानवरों के साथ जो थे वो जानवरों के साथ साथ मानव के साथ साथ जानवरों के शव भी मिले हैं आपको। कहाँ से, रोपड़ से। तो रोपड़ की खुदाई किसने की, यज्ञदत्त शर्मा ने। रोपड़ किस नदी पर है, सतलज नदी पर है। रोपड़ कहाँ पड़ता है आपका, पंजाब में पड़ता है। और मानव के साथ साथ पालतू जानवरों के शव कहाँ से दफनाने के साक्ष्य मिले हैं, तो रोपड़ से मिले हैं। ठीक, उसके बाद चलते हैं बनवाली। ठीक, बनवाली की अगर मैं बात करूँ तो बनवाली हरियाणा में स्थित है। इसके समीप कोई भी नदी नहीं है, यहाँ की जल निकासी व्यवस्था नहीं थी। मतलब सिंधु सभ्यता का एकमात्र ऐसा शहर जहाँ से कोई नदी ना निकल रही हो
तो वो कौन सा है आपका बनवाली है। कौन सा है बनवाली, मतलब यहाँ से कोई भी जल की व्यवस्था नहीं है, तो ऐसा शहर कौन सा है आपका बनवाली है। ठीक, उसके बाद कालीबंगा। कालीबंगा से महत्वपूर्ण चीज़ें क्या हैं कि यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, हवन कुंड के साक्ष्य मिले। अब जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं मतलब हल के चिन्ह भी, मतलब हल भी कहाँ से मिला होगा, हल के चिन्ह भी, तो ये भी आपके सिंधु सभ्यता मतलब कालीबंगा से मिले हैं। और कालीबंगा कहाँ पे है, तो ये है आपका राजस्थान में स्थित है। और किस नदी पर है, तो सरस्वती नदी पर स्थित है आपका कौन सा कालीबंगा। तो दोनों चीज़ याद रखनी है, राजस्थान में स्थित है, सरस्वती नदी पर स्थित है आपका कालीबंगा। ठीक, और हल के चिन्ह या जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो ये सब मिले हैं आपके कालीबंगा से। नेक्स्ट चलते हैं धोलावीरा। तो धोलावीरा से अगर मैं देखूं तो धोलावीरा जो है वो गुजरात में स्थित है। और सिंधु नदी का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, देखो कंफ्यूज नहीं होना, सबसे बड़ा स्थल, सबसे बड़ा स्थल और सबसे बड़ा आपका शहर। तो अगर शहर पूछे तो मोहनजोदड़ो होगा। कौन सा होगा, मोहनजोदड़ो होगा। मोहनजोदड़ो होगा। अगर वो पूछे क्या पूछे, अगर वो पूछे स्टेट तो धोलावीरा है। अगर वो पूछे स्थल तो आपका कौन सा है, सबसे बड़ा स्थल आपका धोलावीरा है। ठीक, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। उसके बाद चलते हैं लोथल पर। तो लोथल जो है आपका कहाँ पर है, भोगवा नदी के किनारे गुजरात में स्थित है। और सिंधु सभ्यता का अगर आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह डॉकयार्ड ठीक कहाँ पर स्थित है, तो ये है आपका लोथल में। तो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह किसे बोलते हैं, तो लोथल को बोलते हैं। सिंधु सभ्यता का डॉकयार्ड किसे कहा जाता है, लोथल को कहा जाता है। और यहाँ के जो दरवाजे थे वो सड़कों की ओर खुलते थे, कहाँ के, लोथल के। ठीक, तो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह लोथल। ठीक, उसके बाद हम पूछे रंगपुर। तो रंगपुर की अगर मैं बात करूँ तो गुजरात में स्थित है। अगर आपसे पूछूं कि धान की भूसी के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो रंगपुर से मिले हैं। मतलब धान के साथ जो भूसी के साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, रंगपुर से मिले हैं, धान की भूसी के साक्ष्य। ठीक, उसके बाद चलते हैं आगे। ठीक, बस इतना ही था सिंधु सभ्यता में। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। ठीक, दूसरी चीज़ जो है देखो, आपको जैसी वीडियो लगी हमें कुछ कमियां लगती हैं तो भी बताना है, कुछ कमी अच्छी लगती है तो भी कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि आप बताओगे उसी के आधार पर क्या है हम पार्ट हिस्ट्री का पार्ट 2 और वैसे यूपी पैट का पार्ट 3 क्लास 3 लेके आएंगे। ठीक है, और मेरे आपसे चैलेंज है कि अगर आपने ये सारी वीडियो देख ली, जो भी चैप्टर वाइज चलेगा, सीक्वेंस वाइज चलेगा, तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा किससे, सिंधु सभ्यता से या यूपी पैट के एग्ज़ाम में। मतलब हमारा जो चैलेंज है वो पहले ही मैं बता देता हूँ कि 70 नंबर लाने का चैलेंज है। अगर आपने ये सारी सीरीज़ देख ली यूपी पैट की तो आप कितने नंबर लाओगे, 70+ नंबर लाओगे। दिस इज़ माई चैलेंज। ठीक, तो इसी के साथ मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।